नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल, सुप्रभात आप सभी को। मैं हूं संध्या शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। और आज नया सवेरा में हम बात करेंगे नए भारत की। अखबार जगत से कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित है वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात करेंगे आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी आपको दिखाएंगे झलक, और खेल जगत में क्या कुछ है खास। साथ साथ आपकी सेहत कैसे रह सकती है फिट, करेंगे इस पर भी बात। बिल्कुल संध्या, और इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताएंगे टेक टॉक। जी हाँ, क्या कुछ तकनीकी दुनिया में चल रहा है, वर्ल्ड वॉच पर भी नजर डालेंगे और वो हर बात जो हमारे दर्शकों के दिन को खास बनाएगी वो बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस यानी सुर्खियों पर। बिहार में आज से फिर एनडीए सरकार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कुछ नए और पुराने चेहरे भी नीतीश कैबिनेट में होंगे शामिल। आज सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री होंगे समारोह में शामिल। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने से जुड़े मामले में संविधान पीठ देगी फैसला। पश्चिम बंगाल के 30% मतदाताओं का नहीं लग रहा कोई पता, चुनाव आयोग ने जताई चिंता। बीजेपी का आरोप, देश विरोधी अभियान चला रही है ममता। और आज से गोवा में सितारों का जमघट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले संध्या, आज की जो एक खास खबर रहेगी वो है बिहार से। बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार। जी हाँ, 243 में से 202 विधानसभा सीट पर एनडीए की प्रचंड जीत ने इस बार सारे चुनावी समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए, ये देख सकते हैं आप कैसे 3 मार्च हम 2000 की बात करें या उसके साथ साथ जो उनके और कार्यकाल रहे हैं यानी 2005 की भी बात की जाए, और कैसे आज एक नई तस्वीर जो है, अभी तक आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी 9 तस्वीरें हैं अलग अलग सालों की, 2000, 2005, 2010। और संध्या, इसमें एक और तस्वीर आज हम देखेंगे जुड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, 2025 की वो तस्वीरें, लेकिन उसके पहले हम ये तमाम स्क्रीन के जरिए आपको साल बता रहे हैं। जो 2020 की बात की जाए, 2022 की बात की जाए, 2024 और आज का दिन यानी कि 20 तारीख और साल 2025, जब नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 20 सालों का ये लंबा अनुभव है नीतीश कुमार का, तो 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ एक लंबा राजनीतिक सफर नीतीश कुमार ने अब तक तय किया है, और आज जब वो 10वीं बार खासतौर से पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे तो वो भी अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक होगा। और खासतौर से क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कैसे जो नीतीश है वो 10वीं बार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए क्या कुछ खास रहता है, आज 11:30 बजे कुछ इस तरह की जो खास तस्वीरें हैं वो हम सबके सामने होंगी। बिल्कुल, तो पटना का गांधी मैदान सजकर तैयार है जब आज बिहार वासियों को अपने मुख्यमंत्री मिलेंगे।
तो आपको बता दें कि वो साल आप ग्राफिक के जरिए भी जान लीजिए कि 10वीं बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन उससे पहले कब कब वो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सत्ता में रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि उनका अनुभव इतना लंबा रहा है, एक राजनीतिक करियर भी लंबा रहा है और यही अनुभव अब बिहार की जनता को काम आने वाला है, क्योंकि विकास की रफ्तार जिस तरह से बिहार ने पकड़ी है वो और भी तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो करीब 1 साल 9 महीने सीएम रहे हैं नीतीश कुमार। 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 की बात करें अगर हम, तो ये एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। इसके अलावा 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी साल 2024 तक की अगर हम बात करें तो करीब 1.5 साल मुख्यमंत्री पद की उन्होंने कमान संभाली। इसके अलावा 28 जनवरी साल 2024 की बात की जाए तो एक बार फिर उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, यानी कि बिहार की जनता को एक अनुभवी मुख्यमंत्री मिलने आज जा रहे हैं जो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और इस बीच हमने देखा सिर्फ 7 दिन के लिए भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज जब वो 10वीं बार यहाँ पर शपथ लेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से पटना का वो जो गांधी मैदान है ऐतिहासिक है अपने आप में संध्या, और उसके साथ साथ कई सारी जो हस्तियां हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर होंगे, नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी और खासतौर से पटना का जो गांधी मैदान है आज फिर एक बार उन तमाम ऐतिहासिक पलों का गवाह बनेगा जब अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11:30 बजे की अगर बात की जाए नीतीश कुमार 10वीं बार यहाँ पर सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ नए और पुराने चेहरे भी मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत एनडीए के और इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। यानी कि एक भव्य समारोह होगा जब आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एक तरह से आज पटना के ऐतिहासिक मैदान पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा और बड़ी संख्या में यहाँ पर वो मतदाता भी मौजूद रहेंगे, वो इस शपथ ग्रहण का साक्षी बनेंगे जिन्होंने प्रचंड जीत के साथ एनडीए पर विश्वास जताया है, अपना भरोसा जताया है और एक बहुत बड़ी जीत भी दी है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह गृह मंत्री कल रात ही पटना पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे खासतौर से संध्या अगर देखा जाए शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान ही क्यों, तो ये भी हम दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, तो क्या कुछ खास इस गांधी मैदान में, यानी कि इस गांधी मैदान की खासियत क्या है वो भी ग्राफिक के जरिए आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए हैं। जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन गांधी मैदान से ही शुरू हुआ था। जेपी आंदोलन जिसे कहा गया वो सभी जानते, ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश ने इस आंदोलन को देखा था। इसके अलावा कई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की ज्वाला भी यहीं से सक्रिय हुई। ये केंद्र में रहा गांधी मैदान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए थे। तो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक महत्व गांधी मैदान का, लेकिन इसके साथ साथ जो अटकलें हैं वो भी हम देख सकते हैं किस तरीके से लगाई जा रही हैं। और वो वजह है कि जो अब नई कैबिनेट होगी, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, नई कैबिनेट होगी, इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं और कैसा होगा एनडीए सरकार का इस बार का मंत्रिमंडल, क्योंकि तमाम अटकलें हैं, तमाम प्रयास हैं, लेकिन कौन कौन आज मंत्री पद की शपथ ले सकता है कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो संभावित मंत्रिमंडल है वो आप देख सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिवान से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम भी संभावित मंत्रिमंडल में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये भाजपा की तरफ से, भाजपा कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उनका भी नाम इस संभावित मंत्रिमंडल में शामिल माना जा रहा है। उसके साथ साथ नितिन नवीन बांकीपुर से हैं और उसके साथ साथ पूर्व पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भी इस संभावित मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जिस तरह से हमने बताया कि एक महिला फैक्टर एक बड़े तरीके से सामने आया बिहार में, तो निषाद समाज की नेता रमा निषाद का नाम भी इस दौड़ में आगे है। रेणु देवी जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, उनके अनुभव का लाभ भी बिहार की जनता को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये संभावित चेहरे हैं जो आज मंत्रिमंडल में जिन्हें स्थान मिल सकता है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ न सिर्फ बीजेपी के वो तमाम चेहरे बल्कि बिहार चुनाव में हमने इस बार देखा संध्या, चिराग
चिराग पासवान की जो चर्चा है वो लगातार होती रही है और इसके पीछे भी जो कारण है वो साफ नजर आता है। उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें जीतकर खुद को तीसरी सबसे बड़ी ताकत बिहार में साबित किया है। और अब जब मंत्रिमंडल गठन का समय आ चुका है तो सवाल यही है कि चिराग को उनकी ताकत के बराबर हिस्सा मिलेगा या नहीं। चिराग पासवान ने अपने दल का नेता राजू तिवारी को चुना है, जो उस सरकार में एलजेपीआर की भूमिका को आगे बढ़ाएंगे। और किस तरीके से, क्योंकि देखिए अब से पहले जब तक परिणाम सामने नहीं आए थे यही माना जा रहा था कि जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, किस तरह का प्रदर्शन वो करेंगे और उसके आधार पर ही आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से उनका चयन भी किया जाता है। और फिलहाल इस बार का जो प्रदर्शन रहा है वो अपने आप में काफ़ी बेहतर यहाँ पर, और चिराग पासवान जो कि लगातार सक्रिय भी रहे हैं और उसी वजह से चर्चाओं में हमें अक्सर नजर आए हैं बिहार में। बिल्कुल मुकुल, और जिस तरह से देखिए पूरे बिहार के इस विधानसभा चुनाव को अगर हम क्रोनोलॉजी समझे तो जिस तरह से एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया है तो कहीं ना कहीं अब जब बादल छट गए हैं तो मंत्रिमंडल में भी इस तरह का एक फॉर्मूला तय होगा कि किस किस को कितना कितना स्थान मंत्रिमंडल में आज मिलने वाला है। जी बिल्कुल। और शपथ समारोह से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार का चुनाव ऐतिहासिक रहा है और राज्य जात पात से ऊपर उठकर विकास के रास्ते पर अब आगे बढ़ा है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा है कि नीतीश कुमार की ताजपोशी बिहार की नई उड़ान और बिहार विकसित बनाने की शपथ होगी। देखिए, पहले बिहार का चुनाव ऐतिहासिक है। बिहार जिसके बारे में जात पात की इतनी लोग शिकायत करते हैं, वो जात पात से ऊपर उठकर विकास के बड़े रास्ते पर चला है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बिहार के विकास की गारंटी पर विश्वास किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार के काम पर विश्वास किया है। मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है ना। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला ना, खौफ से बाहर निकाला ना, सड़कें बनी ना, गांव-गांव बिजली पहुंची ना, वो गुंडा और अपहरण का राज समाप्त हुआ ना। तो आप देखते हैं जनता इसलिए विश्वास करती है। बिहार के विकास का शपथ है, नए उड़ान का शपथ है, विकसित बिहार बनाने का शपथ है और इसके गवाह बनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में पूरे जनता ने विश्वास व्यक्त किया, हमारे एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता उपस्थित होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हो रहे हैं। अपने आप में बिहार के इतिहास के लिए एक सुनहरा दिन है। 20 नवंबर 2025 नए बिहार के इतिहास जब लिखा जाएगा भविष्य में तो ये सुनहरा दिन हमेशा याद किया जाएगा। गांधी मैदान उसका साक्षात गवाह बनेगा। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ और भी ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, मधुरेश नारायण और साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि नीतीश कुमार का कितना लंबा एक राजनीतिक सफर रहा है, अनुभव रहा है, 20 सालों का अनुभव और 10वीं बार आज शपथ ग्रहण समारोह। किस तरह गांधी मैदान पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, क्योंकि समारोह भी भव्य होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ शिरकत करेंगे। संध्या, ठीक इस वक्त हम गांधी मैदान के पास ही खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर और आप गांधी मैदान तक आए तो जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं विकसित बिहार के नारे वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और एनडीए के नेताओं के पोस्टर जो एकजुटता को दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए, और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी और एनडीए की राजनीति के लिहाज से अहम यह है कि एकजुटता को जो प्रदर्शन उन्होंने चुनाव के दौरान किया था और कहा था कि पांचों पांडव एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंत्रिमंडल में भी दिखाई देगा। जो फार्मूला है वो 6 विधायकों पर 1 मंत्री का बनाया गया है। तो उस लिहाज से आप देखें, कहा जा रहा है कि आज 35 के आसपास क्या मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगे, ये ऐसी बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि तमाम अनुभवी नेता हैं, युवा चेहरे हैं, महिलाएं हैं, उसका एक संतुलन देखने को मिलेगा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। ये संकेत बहुत स्पष्ट दे दिए गए हैं और एनडीए की एकजुटता, एनडीए की रणनीति और एनडीए की आगे की राह भी इस तस्वीर से देखने को मिलेगी जो गांधी मैदान में आज हम 11:30 बजे के बाद देखेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ मधुरेश, जिस तरीके से
ऐतिहासिक तो काफ़ी रहेगा क्योंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन कल एनडीए की जो बैठक हुई और आज भी हमने जो संभावित मंत्रिमंडल हो सकता है उसके कुछ चेहरे उनकी जानकारी लेने की कोशिश करी। क्या कल इस बैठक में कई ऐसे नाम जिसका जिक्र अभी शैलेंद्र कर रहे थे कि करीब 35 ऐसे माने जा रहे हैं विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्या कुछ ऐसे नाम अभी तक सामने आ गए हैं जिन पर मोहर लग चुकी है? देखिए, अभी तक बीजेपी का चूंकि ये स्टाइल रहा है कि लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि कौन मंत्री बनाया जाने वाला है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी वही फॉर्मूला है। और अभी जो है वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री तो कम से कम फिक्स है कि नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर के अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि जो पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे इस बार भी उनको लेकर के उम्मीद ज्यादा है कि उन्हें फिर से एक बार मंत्री पद दिया जा सकता है। जैसे हम नितिन नवीन की बात कर रहे थे, और या फिर नीतीश मिश्रा पहले उद्योग मंत्री थे, इस बार फिर से कयास लगाया जा रहा है कि उनको उद्योग विभाग दिया जा सकता है। टोटल 15 से 16 जो मंत्री पद है वो बीजेपी को दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा जो अभी तक अंदर खाने से बात निकल करके सामने आ रही है कि 14 मंत्री जो है वो जदयू के कोटे से होंगे, उसके साथ जो सीएम होंगे वो भी जदयू के हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 जदयू के पास में हो गया। उसके अलावा अगर हम चिराग पासवान की चूंकि इस चुनाव में अच्छी जीत हुई है और वो भी इस जो नई सरकार है उसमें उनके भी मंत्री जो है वो हिस्सा होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनके 3 मंत्री जो हैं वो जो 3 विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा आगे नाम चल रहा है उसमें राजू तिवारी का है, जो कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसके अलावा संजय सिंह और संजय पासवान, ये 2 नाम भी लोजपा रामविलास के ऐसे विधायक हैं जिनका नाम मंत्री पद की लिस्ट में काफी आगे चल रहा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर, उसके भी एक विधायक को मंत्री पद देने की बात चल रही है। इसके पहले भी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो लघु सिंचाई मंत्री थे। इस बार भी समझा जा रहा है कि उनको लघु सिंचाई विभाग ही दिया जा सकता है। इसके अलावा रालोसपा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एक पद मंत्री का दिया जा सकता है। तो इस लिस्ट में जो नाम सबसे आगे है वो स्नेहलता कुशवाहा का है। स्नेहलता कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम नाम जो हैं इन पर हम कह सकते हैं कुछ देर बाद मोहर लगती नजर आएगी। 11:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होगा और उसके साथ साथ कैबिनेट के जो चेहरे होंगे वो भी सामने आ सकेंगे, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल शैलेंद्र और सुरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपडेट के साथ आपके साथ आके हम जुड़ेंगे, अपने दर्शकों को भी पल पल की अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास स्पेनिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है? इससे जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला देगी। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस
एएस चंद्रकर की बेंच फैसला सुनाएगी। 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार और राज्यों का पक्ष सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने इस रेफरेंस के विरोध में अपनी दलीलें भी रखी थी। लेकिन आज ये देखना होगा क्या कुछ फैसला यहां पर आता है। तो राष्ट्रपति के 14 सवाल क्या क्या हैं, आइए एक बार आपको वो भी बता देते हैं। इन सवालों में आपको बता दें, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा है, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 में दी गई विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है? ये भी इन 14 सवाल में शामिल है। इसके अलावा क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के काम की न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर सकता है? ऐसे ये कई बड़े सवाल जिन पर आज हम देखेंगे क्या कुछ फैसला आता है। क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत लिए गए निर्णय की अदालत समीक्षा कर सकती है? क्या इससे राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन निर्णय के लिए भी समय सीमा तय कर सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो विचाराधीन है और आज उस पर हो सकता है कि संभावित फैसला भी आए। अगर राज्यपाल बिल राष्ट्रपति को भेजता है तो क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत इसमें कोई प्रावधान है? बिल कानून बनने से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति के निर्णयों पर अदालत दखल दे सकती है या नहीं? और क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग करके राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां बदल सकता है? इसके साथ साथ और जो सवाल है इसमें, क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून बन सकता है? ये कई ऐसे अहम सवाल जिनको लेकर लगातार हमने देखा अलग अलग पक्ष रखे गए। क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच पहले से ये तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं और उसे 5 जजों की बेंच को भेजे? क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों में बदलाव या विपरीत आदेश संभव है? क्या अनुच्छेद 131 के अलावा केंद्र और राज्य के विवादों पर एससी का अधिकार सीमित होता है? तो ये वो तमाम 14 सवाल हैं। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा था 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित किया गया, उसके बाद अलग अलग तरह की जो दलीलें हैं वो सामने आई। आज खासतौर से इन तमाम 14 सवाल जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सवाल क्या कुछ माना जाए, किस तरीके से इस पर जो फैसला है वो आ सकता है? बिल्कुल, देखिए इस फैसले को लेकर के बाद में बहुत विवाद भी हुआ था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर सकता है। ज़्यादातर जो कानून के जानकार हैं उन्होंने इस पर थोड़ी हैरानी जताई थी कि इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसके परिणाम क्या होंगे, और हमने देखा कि उसके बाद ही एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था सुप्रीम कोर्ट में 14 बिंदुओं को लेकर। लेकिन मुख्य तौर पर इन जो भी बातें कही गई थी उनका सार यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय कर दे। इसी पर ये रेफरेंस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ देगी। अब रेफरेंस में अक्सर होता क्या है कि या तो सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस को स्वीकार करते हुए जवाब जो भी बिंदु उठाए गए हैं उनका देता है, कुछ का दे सकता है, कुछ को छोड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है, चाहे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण इससे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था वो पिछली सरकार यूपीए के दौर में आया था, जब प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से बांटा जाए, क्या उनका ऑक्शन किया जाए, इस सवाल को लेकर के वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लाया गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे अपने फैसले में ना तो कोई एम्बिग्विटी लगती है, ना तो उसे कोई अस्पष्टता लगती है, और ना ही उसमें कोई ऐसी बात है जिसकी अलग से व्याख्या करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बिना जवाब दिए लौटा दिया था। इसमें क्या होगा इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आज देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये केवल दो सरकार और कोर्ट के बीच की बात नहीं है, इसमें सभी राज्य सरकारों को भी सुना गया और 2-3 राज्यों को छोड़ करके, चाहे केरल, तमिलनाडु, पंजाब को छोड़, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके सभी राज्यों की दलील ये थी कि राज्यपाल के पास जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनकी कोर्ट इस तरह से व्याख्या नहीं कर सकता। तो मोटे मोटे तौर पर केंद्र और लगभग इन 4-5 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों की दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के उस 2 जजों के फैसले को रिविजिट किए जाने की जरूरत है। अब क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई उसको रिविजिट करेगा, तो क्या मामले को 5 जजों की एक नई बेंच को भेजेगा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर,
सभी 14 बिंदुओं पर जवाब देगा या कुछ का जवाब देगा, और कुछ पर जवाब देना जैसा हमने देखा है कि कोर्ट कई बार कहता है कि हमें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, ये रुख अपनाएगा। और जहाँ तक इस बेंच की बात करें तो इसमें जो अभी वर्तमान CJI हैं वो भी इसका हिस्सा है, जो अगले CJI होंगे जस्टिस सूर्यकांत वो भी इसका हिस्सा है। तो ये एक बेंच आज जो भी फैसला देगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 10:30 बजे 5 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का दिन। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। एक तरफ बांग्लादेशी नागरिकों के पश्चिम बंगाल छोड़ने की तस्वीरें संध्या में देखा किस तरीके से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मतदाताओं का पता नहीं लगने से चुनाव आयोग भी चिंतित है। देखिए पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर सीमा की है। ये बांग्लादेशी नागरिक 10-12 साल से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी रुकावट के रह रहे थे। क्या स्वरूप नगर की ये तस्वीर कोई अपवाद है? राज्य में 99% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाने के बाद यही सवाल चुनाव आयोग के गलियारों में गूंज रहा है। सीईओ कार्यालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि राज्य के कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ ने सूचित किया है कि कई इलाकों में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद भी व्यक्तियों का पता नहीं चल रहा। आयोग के नियमों का पालन करते हुए 3 बार घर जाने पर भी वे नहीं मिल रहे। वहीं कुछ मामलों में पते पर जाकर पता चला कि उस घर का अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो मैं आउटसाइड में रहते हैं और कोई इलेक्टर्स है जो इधर नहीं है, क्योंकि तो हमारा ग्राम है, हम छोटा से बड़ा हुआ सब लोग को साथ हमारा पहचान है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-4 आदमी जो बाहर से आया उसको हम ट्रेस करने के कोई प्रॉब्लम है। वहीं बीएलओ का ये दावा है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर जगह यही अनुभव है। इस सूची में 2 24 परगना के साथ साथ राजारहाट, गोपालपुर, राजारहाट, न्यू टाउन, बरुईपुर, सोनारपुर, कोलकाता पोर्ट, कस्बा, काशीपुर, बेलगाछिया, रायगंज, हावड़ा, दुबराजपुर, आसनसोल, खड़गपुर जैसी विधानसभाओं के नाम शामिल हैं। 30% वोटरों के अनट्रेसेबल होने के पीछे 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला, अनट्रेसेबल वोटर काम के सिलसिले में अब दूसरे शहरों में रह रहे हैं। दूसरा, सुबह काम के लिए निकलना और रात को लौटना, इसलिए बीएलओ उनसे मिल नहीं पा रहे। तीसरा, लापता मतदाता स्वरूप नगर की तरह बांग्लादेशी नागरिक हैं। घर घर जाकर सर्वे करने के बाद बीएलओ की तरफ से तीसरा अनुमान अधिक मजबूत हो रहा है। राजारहाट न्यू टाउन के बीएलओ अब्दुल सत्तार का कहना है कि एक बूथ के निवासी को ही उस बूथ का बीएलओ बनाया गया है। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी वोटर लिस्ट में ऐसे कई नाम दिख रहे हैं जिन्हें उन्होंने गाँव में कभी नहीं देखा। हमारे जो बूथ है वो ऐसे कुछ वोटर है जिसको हम उसको पहचानते ही नहीं, वो कहाँ रहते हैं, और अभी भी वो हमारे पास कोई मैसेज नहीं किया कि हम आपके वोटर है। अभी एज है 50, तो 50 एज में उसका जो नजर में अभी तक नहीं देखा ऐसा आदमी है जो हमारे यहाँ वोटर है। ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या है, इनको भाग जाना चाहिए। हाँ, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखा था। चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को अनट्रेसेबल वोटर्स कह रहे हैं। इन अनट्रेसेबल वोटर्स के पास जो फॉर्म पहुंचे हैं वो बीएलओ के जरिए ईआरओ के पास रिटर्न हो जाएगा। 9 दिसंबर जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब पता चलेगा राज्य में अनट्रेसेबल वोटर्स कितने हैं। इन दौरान अनट्रेसेबल वोटर्स अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनका जो पक्ष है वो कमीशन के सामने वो कहना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर के जरिए ऐसा वो कर सकते हैं। किंसुक मंडल, शुभजीत पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। और कोलकाता से ही ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले तो यही बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, चुनाव आयोग की चिंता है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, क्योंकि साफ तौर पर चुनाव आयोग का फोकस है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की वीडियो, जिस तरह की तस्वीरें इस समय में सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं एसआईआर की सार्थकता को भी सिद्ध करती हुई तस्वीरें हैं।
बिल्कुल संध्या जी, मुकुल जी, देखिए ये जो रिपोर्ट अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, इसके जरिए जो बातें सामने आ रही है, एक तरफ तो जमीनी तस्वीरें हैं जो दिखा रहा है कि वहाँ पे बांग्लादेशी जो है वो कह रहे हैं कि उनके पास आधार था, पैन कार्ड था, वोटर कार्ड था, वो सब बना चुके थे और कई जगह से वो रूट बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वो आए हैं यहाँ पे। कोई धामाखाली का नाम बोल रहा है तो कोई किसी और इलाके का नाम बोल रहा है। धामाखाली का इलाका कहाँ का इलाका है? धामाखाली का इलाका है शेख शाहजहां का इलाका है। शेख शाहजहां के ऊपर जब ईडी का जो वहाँ के रेड हुआ था, उसके बाद ईडी के ऊपर हमला हुआ था, तो तब जब संदेश खाली की घटना घटी थी, तब ये बात को लेके ये सब बातें आई थी कि यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो है और वो ईडी के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें इन लोगों का ज्यादातर से रिप्रेजेंटेशन है। फिर उस दौरान शासक ने उस बात को खारिज कर दिया था। आज जब एसआईआर चालू हुआ है तो बंगाल के कोने कोने से लोग आके यहाँ पे जब जमा हो रहे हैं, तब उन्हीं लोग कह रहे हैं कि हम टीएमसी को वोट देते थे। हम टीएमसी कहाँ से ये सब कार्ड बना, उसमें भी टीएमसी का नाम आ रहा है। और दूसरी और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है, जो सत्ता पक्ष है वो आरोप कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। तो इस मामले में चुनाव आयोग का जो आधिकारिक है वो उनका घरेलू जो डिस्कशन चल रहा है उसमें वो कह रहे हैं अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव आयोग ने तो ऐसा नहीं कहा कि अनट्रेसेबल वोटर्स का मतलब सीधे तौर से उन्होंने नहीं कहा कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। उन्होंने उनको समय दिया है और उस समय को चलते उन्होंने एक कंट्रोल नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अगर आपका पक्ष रखना है तो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए, आपको मिल नहीं रहा है आप यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप यहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए। अगर ये जो लोग स्वरूप नगर में जमा हुए हैं ये तो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते थे ना, ऐसा तो नहीं किया। जी बिल्कुल सौरभ, और ये देखना होगा जो 30% लोग हैं, एक बड़ा आंकड़ा है, कैसे इनकी मौजूदगी जो है हो भी पाती है या नहीं, या स्वरूप नगर जैसी स्थिति है, या वाकई टीएमसी जो है फर्जी वोट बैंक के सहारे लगातार इन्हीं को बढ़ावा दे रही थी। अब ये जो देखना होगा, जो सच्चाई है वो भी इसके जरिए सामने आ सकेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब नया सवेरा में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। सरगुजा में किसी राष्ट्रपति का ये दौरा 73 साल बाद हो रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति मंत्री आपको बता दें राजेश अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस बारे में डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने उनसे बातचीत की। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा गर्व का बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। अब पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी गर्व और खुशी की बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया का आगमन इस अवसर पर हो रहा है। इससे पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति महोदय यहाँ आए थे। 73 वर्षों के बाद सरगुजा को यह अवसर मिला है। हमारे ट्राइबल्स में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अपने समाज की बेटी, अपने समाज की बहन जितने शीर्ष स्थान में पहुंची है उनको देखने और सुनने का उनको अवसर मिल रहा है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल जी को, जिनका साफ तौर पे कहना था जनजातीय गौरव दिवस छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। तो खासतौर से किस तरीके से छत्तीसगढ़ में तैयारी चल रही है और उसके साथ साथ ये यात्रा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा उन्होंने बताया। साल बाद, यानी कि बहुत एक लंबा समय है जिसके बाद कोई राष्ट्रपति पहुंच रही हैं सरगुजा में। और खासतौर से देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा अचरज जरूर हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के नाम से मशहूर ये भवन इतिहास के एक बेहद अहम पन्ने से जुड़ा है। दरअसल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रपति बनने के बाद 1952 में सरगुजा आए और इस भवन में उन्होंने रात भी बिताई। उस दिन के बाद से स्थानीय प्रशासन ने उस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया और तभी से इस जगह को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन को पूरे साल में केवल 3 दिन के लिए ही आम लोगों के लिए खोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस भवन में आगमन के 73 साल बाद अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी। तो इस रोचक जानकारी के साथ ही फिलहाल नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित महत्वपूर्ण और खास खबरों की। जी हां, पहली खबर आपको बताते हैं जो है भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर। और आपको बताएं कि लड़ाकू विमान Su-57 देने के लिए रूस तैयार हो गया है और बगैर किसी शर्त के। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है, रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 देने और उससे जुड़ी तकनीक बिना किसी शर्त के ट्रांसफर करने की पेशकश की है। रूस ने कहा है कि भारतीय पक्ष की सभी तकनीकी और रणनीतिक मांगे पूरी तरह से स्वीकार्य है। और रुक लेते हैं अगली खबर की तरफ भी। खासतौर से आपको बता दें, आपकी जो बचत है वो अब बढ़ सकती है। जी हाँ, हेल्थ बीमा पर जो प्रीमियम है उस पर लगाम लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से उसको टैक्स फ्री यानी GST फ्री उसको कर दिया गया था, वहाँ आपकी बचत हुई। और अब जिस तरीके से प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ रहा है तो उस पर भी सरकार की कोशिश है कि IRDA के साथ एक नए दिशा निर्देश जो है उन पर काम किया जाए जिससे प्रीमियम कम हो और लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। और अगली खबर आपको बताएं कि देश के 5.67 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। ये हम आज आपको आंकड़े इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज विश्व शौचालय दिवस है। 2022 से अब तक की अगर बात करें तो 467% इसमें बढ़ोतरी हुई है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं, ये खुलासा किया गया है और ये भी बताया गया है इन आंकड़ों के मुताबिक कि इन अवधि में करीब 4.86 लाख गाँवों ने ODF प्लस आदर्श चरण भी हासिल कर लिया है। और हमारी जो अगली खबर है उसके ज़रिए आपको बता दें कि देश में किस तरीके से एक नया पैटर्न जो है कृषि का वो देखने को मिलता है जिसमें पानी का जो उपयोग है वो बहुत ही सीमित मात्रा में किया जा रहा है और उसका लाभ भी ज़्यादा मिल रहा है। अभी हमने देखा था राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो आयोजित किए गए थे, वहाँ भी खासतौर से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ लगातार इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ पानी जो है पानी की लागत कम रहती है बल्कि उसके साथ साथ उपज है वो ज़्यादा बढ़ती है और इससे किसानों की बचत भी हो रही है, साथ ही उपज का लाभ भी उनको बेहतर ढंग से मिल रहा है। तो आज की ये ऐसी कई खबरें जो कि काफ़ी दिलचस्प रहीं। और क्या कुछ खबरें संध्या आज? अब हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं गोवा। जी हाँ, क्योंकि गोवा में आज से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। इस साल 81 देशों की 240 सर्वश्रेष्ठ फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी यहाँ पर और उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई लेखक गैब्रियल बस्कारो की द ब्लू ट्रेल एक विज्ञान कथा और फंतासी फीचर फिल्म है।
और खासतौर से दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने पर यहां सम्मानित भी किया जाएगा। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण आरंभ होने जा रहा है भारत के तटीय राज्य गोवा में। इस बार के संस्करण में विश्व स्तर के सहभागिता और सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष रिकॉर्ड 2314 एंट्रीज प्राप्त हुई हैं, जो इफ्फी की बढ़ती विश्व पहुंच का प्रमाण है। महोत्सव में 13 वर्ल्ड प्रीमियर्स, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर्स और 44 एशियाई प्रीमियर्स शामिल हैं। उत्सव का आरंभ ब्राजीलियन निर्देशक गैब्रियल मास्कैरो की प्रशंसित फिल्म द ब्लू ट्रेल से होगा, जो इस वर्ष बर्निनाले में सिल्वर बेयर ग्रैंड जूरी प्राइज से सम्मानित हुई है। उद्घाटन समारोह में भारत की समृद्ध फिल्म परंपरा को दर्शाते हुए एक रंगारंगी सांस्कृतिक परेड आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में भारतीय सिनेमा के महापुरुष रजनीकांत को उनकी 50 वर्ष की असाधारण फिल्म यात्रा के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जापान को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है, जहां 6 नव आधारभूत जापानी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। स्पेन पार्टनर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके माध्यम से विविध क्यूरेटेड स्क्रीनिंग्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम इफ्फी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को और गहरा करेंगे। 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभागों में 5 महाद्वीपों से 32 चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इंडियन पैनोरामा 2025 के तहत 25 फीचर फिल्म्स, 20 नॉन फीचर फिल्म्स और 5 डेब्यू फिल्म्स को शामिल किया गया है। युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इफ्फी का क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कार्यक्रम इस वर्ष और ज्यादा विस्तारित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इफ्फी के दौरान 21 मास्टर क्लासेस और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही भारत का प्रमुख फिल्म बाजार अब नए रूप में वेव्स फिल्म बाजार फिल्म निर्माताओं, निवेशकों और उत्पादकों और तकनीकी सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां भविष्य के सिनेमा की दिशा और संभावनाएं निर्मित होंगी। इफ्फी अपने आप को एक ऐसे मंच के रूप में निरंतर मजबूत कर रहा है, जो कहानियों का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलाते हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। और ज़्यादा अपडेट के साथ ही हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, पिछले समय की अगर हम यात्रा को देखें तो उस पूरी यात्रा के अलावा इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस तरह से अलग रंग, अलग मंच प्रदान करता हुआ नजर आएगा? जी संध्या, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये पहली बार हो रहा है जब ओपनिंग सेरेमनी में एक ग्रैंड ओपनिंग परेड होने जा रहा है। इसके पहले हमेशा हमने देखा है कि एक ऑडिटोरियम में ओपनिंग सेरेमनी होती है। इस बार अगर हम बात करें तो कई राज्यों से, गोवा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से टैबलोज फीचर करेंगे। इस ग्रैंड ओपनिंग में एक परेड होगा। ये आइनॉक्स से लेके कला अकादमी तक ये जो रास्ता है, यहाँ पर टैबलोज चलेंगे। इसके अलावा कई फिल्म स्टूडियोज जो हैं वो भी अपने डिस्प्लेस को फीचर करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ ही स्थानीय कलाकार जो हैं, जिसे हम फोक आर्टिस्ट कहते हैं, वो भी अपनी प्रदर्शनी वहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ये तो बात पहले दिन की हो गई। हम अगर बात करें इसके अलावा तो इस बार पहली बार हो रहा है कि जो फिल्म बाजार है, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना एक फिल्म बाजार भी माना जाता है, इसे एक दर्जा दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है, वो इस बार एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है और वेव्स फिल्म बाजार के नाम से अब ये जाना जाएगा। तो यहाँ पर भी नई सुविधाएं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे फिल्म मेकर्स के लिए, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सेल्स एजेंट के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन राइटर्स लैब होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लैब होगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जहाँ पर काम जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है फिल्म मेकर्स का, वो भी वो प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो सेल्स एजेंट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें दिखा सकते हैं कि क्या पोटेंशियल हमारे फिल्म मेकर्स में है। इस बार अगर हम बात करें तो 240 से ज़्यादा फिल्में
फिल्म दर्शकों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और जो सब जगह से, पूरे विश्व से यहाँ पर जो फिल्म लवर्स आते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा लाइनअप हुआ है इस बार। महिलाओं को काफी ज्यादा इसमें फोकस दिया गया है। 240 फिल्मों की अगर जब बात कर रहे हैं, यानी हर लिहाज से खास रहेगा जो है वो इस बार की इफ्फी की अगर हम बात करें श्यामा। और जैसा आपने कहा कि खासतौर से न सिर्फ जो परेड है उसका भी आयोजन होगा, बल्कि कैसे भारतीय रंगमंच के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेव्स फिल्म बाजार जो है वो एक नई वेव्स के साथ नजर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ट्रेड फेयर की भी। जी हाँ, दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी पवेलियन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हॉल नंबर 6 में स्थापित खादी इंडिया पवेलियन में 150 स्टॉल्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए बात खादी की, पॉडकास्ट स्टूडियो और IITF में पहली बार पेश की गई अनूठी पहल है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी और ग्राम उद्योग का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है इस बार के पंडाल में, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार जी। सर, क्या खास लेकर आए हैं पंडाल में? हर बार की तरह खादी ग्रामोद्योग उत्पादों ने अपनी धूम मचा के रखी हुई है। अनेक ग्रामोद्योगी उत्पाद जो इस देश की मिट्टी की खुशबू से और हमारे कारीगरों की मेहनत से बने हैं। आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हमारी खादी आज एक नए रंग रूप में आपके सामने है कि 11 साल पहले जिस खादी की, जिसके उत्पादों की बिक्री करीब 30-35 हजार करोड़ रुपए हुआ करती थी, आज उन्हीं खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। और अब हम लोग 2 लाख करोड़ के कारोबार की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो बात खादी की गई है, किस तरह का ये स्टूडियो बनाया गया है और क्या खासियत है इसकी? ये संवाद का ये मंच, ये उन कारीगरों की कहानियों का मंच है। पिछले 11 साल में कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन में परिवर्तन किया है, ये मंच है उन कारीगरों का। कैसे उन्होंने अपने व्यापार को नई गति दी, नई शक्ति दी, ये मंच उसका है। अगर स्टॉलों की बात की जाए तो कुल कितने स्टॉल लगाए गए हैं और क्या लाइव डेमो भी किया जा रहा है यहाँ पर? 150 से ज्यादा खादी ग्रामोद्योग ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, जहाँ पर देश के हर कोने से हमारे कारीगरों ने अपने स्वदेशी उत्पादों को यहाँ पर रखा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइव डेमो हो रहा है। यहाँ बात खादी की जा रही है और यहाँ स्टॉलों पर आप बहुत सारी खरीदारी भी कर सकते हैं, जिस पर 30% तक डिस्काउंट भी दुकानदार दे रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो आप भी जब इस मेले में जाएं तो खादी पवेलियन में जरूर जाएं और स्वदेशी को अपनाएं। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। निशानेबाजी में अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल की जोड़ी ने टोक्यो में 25वें डेफलिपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल प्रोन मैन में कुशाग्र सिंह राजवत ने कांस्य पदक जीता। विश्व मुक्केबाजी का फाइनल के आज के खिताबी मुकाबलों में भारत उज्बेकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें 6 फाइनल होंगे। भारत के 15 मुक्केबाज विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में पहुंचे हैं। ICC ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इस बार 16 टीमें कुल 41 मैचों में खिताब के लिए भिड़ेंगी। फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय सहित 5 खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। और आइए बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत को लेकर फिटनेस मंत्र में। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह इन दिनों मनाया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि शिशु को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानियां बरती जाएं और उनकी सही देखभाल कैसे की जाए। नवजात शिशुओं के जीवन के पहले कुछ समय को महत्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह।
न्यूबॉर्न वीक है, हम लोग 15 नवंबर से 21 नवंबर हर साल सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें 17 नवंबर में हम प्रीमेच्योर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस वीक के दौरान हम न्यूबॉर्न के वेरियस इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हम सब फोकस करते हैं कि न्यूबॉर्न की मोर्टेलिटी को कम करें। तो शिशु जब पैदा होता है तो 4 चीज़ें महत्व होती हैं शिशु के लिए। एक है कि उसकी सांस ठीक से चलते रहे, दिल की धड़कन ठीक से चलते रहे, शिशु का न्यूट्रिशन ठीक हो, और न्यूट्रिशन में जो मेन चीज़ होती है वो माँ का दूध होता है। और चौथी चीज़ है कि शिशु को गर्माहट रहे। डेंजर साइंस को याद रखें। अब ये डेंजर साइंस क्या क्या होते हैं? अगर शिशु ढीला पड़ रहा है, या शिशु ठीक से दूध नहीं पी रहा है, या शिशु के होंठ नीले पड़ रहे हैं, या शिशु में पीलिया हो रहा है जो घुटनों के नीचे तक आ रहा है, शिशु पेशाब कम कर रहा है, या शिशु को कोई भी तरीके का दौरा या झटका आ रहा है, या कहीं से भी शिशु को ब्लीडिंग हो रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें और तुरंत शिशु को एक फैसिलिटी में लेके जाएं जहां पे डॉक्टर उसकी जांच करके इलाज कर पाएं। गर्भावस्था के दौरान मां के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, समय समय पर जांच करवानी चाहिए और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। आवश्यक है कि प्रसव अस्पताल में हो या किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाए, जिससे मां और शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। हमें ये ध्यान रखना है कि शिशु किसी भी समय पे ये नहीं हो कि माँ का दूध नहीं मिल रहा है। माँ का दूध सही तरीके से शिशु को मिलना चाहिए। 6 महीने तक खाली माँ का दूध देने की आवश्यकता है। दूसरा, शिशु को कभी भी गर्म रखें। विशेष रूप से जो शिशु थोड़े से लो बर्थ वेट है उनको स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखें। एक परत कपड़े की अपने से ज़्यादा पहनाएं और गर्माहट रखें। तीसरा है शिशु को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें। जैसे शिशु को ज़्यादा लोग हैं या जिन लोगों को खांसी जुकाम है उनसे शिशु को दूर रखें। नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ऐसे में उन्हें संक्रमण और अन्य बीमारियां होने की संभावना होती है। आवश्यक है कि शुरुआती वर्षों में शिशु के स्वास्थ्य की सही और पूर्ण देखभाल की जाए। उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और पोषण पर विशेष ध्यान दें। बच्चे में किसी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। ऐसा होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं। समय समय पर शिशु की जांच और पूर्ण टीकाकरण करवाना चाहिए। शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए देखभाल सही हो और साथ ही ये समझना भी आवश्यक है कि कौन सी सावधानियां और उपाय करके शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, ऐसे में ज़रूरी यही कि सेहत का ख्याल रखा जाए, अपना भी और खासतौर से जो नवजात है उनका भी। और आइए अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम के हाल की भी।
तो नया सवेरा में वो विशेष जानकारी आज आपने ली, तमाम खास खबरें भी जानी, लेकिन अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले किन खास तस्वीरों के साथ आज दर्शकों को हम छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल मुकुल, जाने से के साथ साथ आज हम आपको छोड़े जा रहे हैं राजस्थान की उस दुनिया में जहां घूमर की हर परिक्रमा परंपरा और सौंदर्य का नया रंग बिखेरती है। घूंघट की ओट में घूमते आंचल की तरंग और गीतों की मधुर तान, इन सब के बीच जन्म लेती है घूमर नृत्य की मनमोहक छटा। तो आइए कुछ पल इस अनुपम नृत्य का आनंद लेते हैं। आप भी लीजिए इन अनुपम दृश्यों का आनंद। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल